नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और बातचीत करेंगे तीसरे टेस्ट मैच पर जो खेला जाना है लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में। आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमी जो भारत और इंग्लैंड की टीम में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब की निगाहें हैं लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर भारत और इंग्लैंड की टीम भिड़ेगी। इस मैच से जुड़े जितने पहलू हैं, पिच, प्लेइंग 11, वो सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि आज जो है वो इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत होनी है। दोपहर 3:30 बजे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला शुरू होगा। 5 मैच की सीरीज जो खेली जानी है, ये उसमें 1-1 की बराबरी पर अभी दोनों टीमें हैं। पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में खेला गया था वो इंग्लैंड के खाते में गया था, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में खेला गया, बर्मिंघम में खेला गया, उसको भारतीय टीम ने जीता था। और इस तरह से 5 मैच की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी है। लॉर्ड्स में जीतने वाली टीम का सीरीज पर दावा मजबूत हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर 5 मैच की सीरीज में तीसरा मैच जो भी टीम जीतेगी तो स्कोर लाइन होगी 2-1, और उसके बाद आखिरी के 2 मैचेस में से अगर उसको एक मैच में जीत मिलती है तो सीरीज उसकी हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए, यानी भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी, सीरीज बेहद अहम है। दोनों का नया जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो इसी सीरीज से शुरू हुआ है। शुरुआत इंग्लैंड ने अच्छी की थी, वहां पर भारतीय टीम खराब नहीं खेली थी। भारतीय टीम की तरफ से उस मैच में 5 शतक लगे थे, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो मैच भारतीय टीम ने गंवा दिया वहां पर। लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक किया और भारत के बाहर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की एजबेस्टन में, जहां 336 रन से भारत ने इंग्लैंड को हराया था। ये वही मैच की बात मैं कर रहा हूं जिसमें शुभमन गिल ने पहली पारी में डबल 100 और दूसरी पारी में 100 किया। तो इस समय स्कोर लाइन जो है सीरीज का वो 1-1 से बराबर है, और अब जो भी टीम लॉर्ड्स में बाजी मारती है वो हो जाएगी 2-1 पर। भारतीय टीम चाहेगी कि वो इस मौके को भुनाए, इस तरह से जो रिदम उसको मिला हुआ है पिछले मैच में जीत के बाद, उस रिदम का फायदा उठाए। तो इस लिहाज से मैच बहुत ऐतिहासिक है, मैदान बहुत ऐतिहासिक है, होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इस ऐतिहासिक मैदान को। बड़ी सारी यहां से भारतीय टीम की यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इस मैच से पहले क्या कहा ऋषभ पंत ने? ऋषभ पंत उपकप्तान है, अच्छी फॉर्म में है। सीरीज में अभी तक वो 1 शतक लगा चुके हैं। पिछले मैच की दूसरी पारी में उन्होंने बड़ा उपयोगी नॉक खेला कहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने 58 गेंद पे 65 रन की पारी खेली, वो टीम के स्कोर को जल्दी जब बढ़ाना था तो वो उस दिशा में काफी काम आने वाली पारी थी। तो क्या कहा उन्होंने, बताते हैं आपको टीम के प्लेइंग 11 को लेके। हमारे सामने अभी सभी विकल्प खुले हुए हैं, हम अब भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई बार विकेट 2 दिन के भीतर ही रंग बदल देता है। हम मैच से पहले ही प्लेइंग 11 तय करेंगे। ये देखना होगा कि हम 3 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ जाते हैं या 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ। ये जो आखिरी की लाइन है, दरअसल इसी लाइन में इस टेस्ट मैच की जो पूरी की पूरी कहानी है, इस पूरे टेस्ट मैच का जो फलसफा है वो छिपा हुआ है। यानी आप 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाएंगे या फिर 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। कहानी पूरी ये है कि लॉर्ड्स के मैदान में जो पिच है वहां पर घास दिखाई दी ठीक ठाक, और जब घास होती है तो निश्चित तौर पर वहां स्पिनर्स का रोल बहुत सीमित हो जाता है। वहां पर आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेकर जाएंगे तभी जब आपको लगेगा कि हाँ, इस स्पिनर को 2 दिन के बाद या तीसरे दिन कम से कम लास्ट सेशन से ही कुछ मदद मिलना शुरू होगी, उसकी गेंद कुछ टर्न होगी, कुछ उसको रफ एरियाज वहां क्रिएट होंगे जिससे फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये विकेट ऐसी ही रहने वाली है, तब फिर आप शायद स्पिनर की बजाय आप चाहेंगे कि एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी को ले लिया जाए ताकि बैटिंग में आपके और गहराई आ जाए और डेप्थ आ जाए। तो इस लिहाज से ऋषभ पंत जो इशारा कर रहे हैं वो बड़ा अहम है। और दरअसल तो अगर देखा जाए तो ये जो पिच को लेकर थोड़ी सी पेच फंसने वाली स्थिति बनी है, ये बनी भी इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो जिस तरह से पिछले टेस्ट मैच में हारी, उसके बाद से उसने बैकफुट पर जाने का काम किया है। वहां तक फ्लैट विकेट थी पहले दोनों टेस्ट मैच में, आपने देखा होगा। वहां पर जब भारतीय टीम ने 1849 रन, जी हाँ 1849 रन वो संख्या है जो भारत ने पहले 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में बनाया है। अब यहां पर इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अगर वो और फ्लैट विकेट देते हैं तो उन्होंने देख लिया किस तरह से भारत की तरफ से लगातार बड़े स्कोर बोर्ड पर जमा हो रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें आप ऐसी विकेट दीजिए जो हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद करे। इसीलिए वो जोफ्रा आर्चर को लेकर आए। हालांकि जोफ्रा आर्चर के पास ऐसा कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, 12-13 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं और अभी 4-4.5 साल के लंबे अंतराल के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। लेकिन जो प्लान है इंग्लिश टीम का वो यही है कि थोड़ी सी विकेट में
रखा जाए, वो जूस रखा जाए, जिससे जो तेज़ गेंदबाज होते हैं उनको मदद मिले, वो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों से सवाल पूछें, बल्लेबाजों का इम्तहान लें। लेकिन ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आकाशदीप, आपने पिछले मैच में उनकी फॉर्म देखी, बुमराह की वापसी लगभग तय है, जो हम लगातार कह ही रहे हैं, तय मानना चाहिए उसको। उनका जो रिदम है वो हमें पता है, सिराज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ये हमको पता है। तो ये जो घास वाली विकेट तैयार कराई गई है, इस पर इम्तहान अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का होगा तो इस पर इम्तहान इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भी होगा। ये बात जरूर याद रखना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में एक स्लोप है, ढलान है, बेसिकली ऐसे समझिए। ये जो कहानी है, कहानी बड़ी दिलचस्प है, बरसों बरस की कहानी है, लेकिन चूंकि ये परंपरागत एक कहानी ऐसी है जो हमेशा मैच से पहले हम बताते हैं, वो आपको बता देते हैं। अगला अपडेट दिखाइए, जिसमें हम बताते हैं आपको कि किस तरह से जो पवेलियन से नर्सरी छोर है, यानी आप जानते हैं क्रिकेट के मैदान में 2 छोर होते हैं जिधर से गेंदबाजी होती है, दोनों छोर, एक पवेलियन छोर है और एक नर्सरी छोर है। वहां पर कहानी क्या है कि एक ढलान है और उस ढलान से गेंदबाजों को जो है मदद मिलती है, बशर्ते गेंदबाज जो है वो कंट्रोल कर पाए अपनी गेंद को। आसान नहीं होता, आप ऐसा मत समझिएगा कि बड़ा आसान काम है, लेकिन हाँ, अगर एक बार आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर उसके बाद आपको वहां पर मदद मिलती है गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को। असल में देखा जाए तो क्रिकेट के जो नियम है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैदान में आपको इस तरह की ढलान हो, लेकिन चूंकि लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर शुरुआत से कई बरसों बरस से ये कहानी है, इसीलिए उसको परंपरागत तरीके से जैसे था वैसे ही छोड़ा गया है। हर मैच से पहले इस पर चर्चा होती है, तो हमने आपको अपडेट कर दिया। लेकिन ये याद रखिएगा, गेंद को कंट्रोल करना होगा यहाँ पर। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह को यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा सिराज बड़े क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि जब पिछली बार जब भारतीय टीम 2021 में यहाँ खेली थी तो दोनों ही पारियों में उन्होंने 4-4 विकेट ली थी। तो इसलिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस तरह से वो इसका फायदा उठाते हैं। अब जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आखिर क्यों इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर जाना पड़ा, आखिर क्यों इंग्लैंड की टीम को सोचना पड़ा कि भाई ये विकेट को लेकर हमने पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो फ्लैट विकेट बनाई उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। आपको याद होगा बेन स्टोक्स ने जब एजबेस्टन टेस्ट में हार के बाद वो मीडिया के पास आए तो उन्होंने कहा भी था ये बात कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ की विकेट हमारे मुकाबले भारत को ज़्यादा मदद कर रही है। इसके बाद ब्रैंडन मैकुलम ने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे साफ समझ में आ गया था कि भैया अब इस बार लॉर्ड्स में जो है पिच को लेकर इंग्लैंड की टीम ने जो, जैसे आपको याद होगा एजबेस्टन में बाउंड्री छोटी कर दी गई थी, लॉन्ग ऑफ का एरिया आपने देखा होगा टीवी पर कई बार दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह से बाउंड्री अच्छी खासी अंदर की गई थी ताकि स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप शॉट्स मिस टाइम भी करते हैं तो वो छक्का चला जाए। होम टीम है, होम टीम को इस तरह की सहूलियत होती है, इस तरह के फायदे मिलते हैं कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें अपने मन माफिक करवा सकता है। तो लॉर्ड्स की विकेट जो है वो एक तरीके से इंग्लैंड की मन माफिक विकेट होगी, लेकिन उस बदलाव के बाद होगी जो बदलाव 2 टेस्ट मैच के बाद उनको करना पड़ा है। दिखाते हैं आपको अभी तक सीरीज में कितने रन बने। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में 3,365 रन बन चुके हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि क्या रनों का पहाड़ लगाया है बल्लेबाजों ने। लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। पहली पारी का जो यहाँ का औसत स्कोर है वो 310 रन है, लेकिन यहाँ पर चेस करने की अगर आप बात करें और जिस तरह से पहले टेस्ट मैच को अगर आप याद करेंगे, इंग्लैंड की टीम ने 371 रन चेस कर दिए थे। यहाँ की कहानी है कि यहाँ 344 रन से ज़्यादा कभी चेस हुआ नहीं है। तो अगर जो भी टीम चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा कर रही है उसके जहन में ये रिकॉर्ड भी होगा। पिच पर हरी घास छोड़ी गई है जिसका हम जिक्र लगातार कर ही रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर गेंदबाजों को स्विंग मिलना तय है, कंट्रोल करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड की टीम में भी ऐसा कोई बहुत उनका जो बॉलिंग यूनिट है, फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो ऐसा कोई बहुत एक्सपीरियंस यूनिट नहीं है, ना तो वो अब जेम्स एंडरसन है ना वो स्टुअर्ट ब्रॉड है। तो वहाँ पर जो चैलेंज है वो बराबर है। जैसे आप कहते हैं ना कि विकेट जो है वो दोनों टीमों के लिए बराबर है, दोनों टीमों के बल्लेबाजों के लिए उस विकेट का जो भी स्वरूप है, जो भी मिजाज है, जो भी बर्ताव है वो दोनों बल्लेबाजों के लिए बराबर है टीमों के। वैसे ही ये जो स्लोप है या ये जो घास छोड़ी गई है, इससे जो फायदा होगा वो दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाजों को होगा। इसका खतरा जो बल्लेबाजों के लिए होगा वो भी दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के लिए होगा। तो बिल्कुल बराबरी पर शुरू होगा मैच। देखते हैं कि भारतीय टीम अपने रिदम को कैसे लेकर जाती है। बॉल को लेकर भी थोड़ी सी किचकिच हुई है। बॉल यानी आप जानते हैं इंडिया में एसजी बॉल से खेला जाता है टेस्ट मैच, जबकि इंग्लैंड में जो है वो ड्यूक बॉल से खेला जाता है। क्या हुआ, उस पर ऋषभ पंत ने जो अपनी एक तरीके से नाराजगी जताई है, क्योंकि वो बॉल जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रही है विकेट कीपिंग में भी। दिखाते हैं आपको उनका कोट।
कि उन्होंने इस गेंद को लेकर क्या कहा है। इस सीरीज में इस्तेमाल की जा रही ड्यूक गेंदें बहुत जल्दी अपना आकार खो रही हैं। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। ये खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है, क्योंकि हर गेंद अलग तरह से व्यवहार करती है। जब गेंद पुरानी होकर नरम हो जाती है तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे नई गेंद आती है वो काफी मूव करने लगती है। एक बल्लेबाज के तौर पर आपको बार बार खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। मुझे लगता है कि लंबे समय में ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा होता है जो बात कह रहे हैं ऋषभ पंत, और ये गेंदबाजों के लिए ताकत भी है। इसीलिए 90 ओवर के बाद जो गेंद आती है और जो दी जाती है वो इसीलिए दी भी जाती है कि वो बॉल पहली जो सॉफ्ट हो जाती है पहले, उसकी बजाय एक नया बॉल नई शाइन के साथ हार्ड बॉल आए और उससे तेज गेंदबाज। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब नया बॉल मिलता है तो फिर से वो तेज गेंदबाज नए दमखम के साथ गेंदबाजी करने आते हैं। और इस सीरीज में आपने एक चीज़ और देखी होगी, दोनों ही टेस्ट मैच में कई बार आपने देखा होगा जब एक बॉलर जो है या कोई फील्डर जो है वो जाकर अंपायर को दिखा रहा है कि भाई ये बॉल देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा शेप जो है वो बदल चुकी है, पहली चीज़, और इसका जो है वो मतलब नरम जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो जो एक यंत्र होता है जिसमें 2 गोले होते हैं और एक तरफ से बॉल को डाल के अंपायर चेक करता है, ये दृश्य कई बार आपने मैच के दौरान देखा होगा। अगर उसमें एक गोले जो 2, वैसे बता देता हूँ, 2 जो छेद होते हैं वो मशीन कह लें या इक्विपमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें से एक में से बॉल का निकलना जरूरी होता है, एक से नहीं निकलना जरूरी होता है, तब जो है वो बॉल सही है। तो इसको लेकर चर्चा तो हो रही है और ये चर्चा पुरानी है, लेकिन हाँ अब ऋषभ पंत ने इसमें एक नई तरीके से बहस छेड़ी है, जहां वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है। आप इसको, बहुत अच्छी बात है, बल्लेबाज का इम्तहान होता है, गेंदबाज के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है नई बॉल लेकर जब वो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फायदा करने वाला नहीं है। तो ये कहानी है ऋषभ पंत के उस विरोध की जो उन्होंने बॉल को लेकर अपना दर्ज कराया है। अब बात करते हैं शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं, मतलब बतौर कप्तान यंग है और पहले टेस्ट मैच में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, शोल्डर्स डाउन रहे होंगे, हौसले ज़रूर थोड़े पस्त हुए होंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कहते हैं ना कि आप हारे और हारने के बाद या आप गिरे, आप लड़खड़ाए, लेकिन फिर आप खड़े हुए और आपने फिर अपने पैरों पर चलना सीखा, आपने अपनी टीम को जीत दिलाई। जीत के सबसे बड़े नायक थे पिछले मैच में शुभमन गिल। क्या किया था उन्होंने? पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया, दूसरी पारी में शतक लगाया। अब इस टेस्ट मैच में उनके पास रिकॉर्ड बनाने के मौके हैं, कई रिकॉर्ड बनाने के मौके हैं, बल्कि ये कहना चाहिए 18 रन वो बनाएंगे तो द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। द्रविड़ ने 2002 की टेस्ट सीरीज में 602 रन बनाए थे। इसके अलावा शुभमन गिल जो है ऑलरेडी 585 रन, 585 रन वो बना चुके हैं। सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भाई। सुनील गावस्कर ने, आपको याद होगा, 1971 में जो शानदार सीरीज बनाई थी जहां पर उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए थे, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो, तो वहां पर गिल के पास ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। दोनों ही भारतीय क्रिकेट के ग्रेट्स हैं। मतलब सुनील गावस्कर, मतलब अगर भारत में क्रिकेट शब्द आप आम लोगों से जाकर पूछें कि आपके लिए क्रिकेट की पहचान क्या है, तो जो 4-5 नाम सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए जाएंगे उनमें सुनील गावस्कर का नाम आता है। तो गावस्कर साहब का रिकॉर्ड, और उसके अलावा मतलब वॉल को कौन भूल सकता है। राहुल द्रविड़ ने जो पूरा का पूरा 1.5 दशक तक जो टेस्ट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभाया और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक मैचों में जीत दिलाई, भारतीय टीम को कई क्रूशियल मैचों में हार से बचाया, वो दीवार, तो शुभमन गिल के पास मौका है कि वो इन दोनों ग्रेट्स को, यानी राहुल द्रविड़ और सर सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड, जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, उसको वो तोड़ सकते हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत पुराना रिकॉर्ड है, और वो भी रिकॉर्ड एक ऐसे खिलाड़ी का है जिसको आप गॉड ही मान लीजिए, डॉन ब्रैडमैन। कौन नहीं जानता क्रिकेट के खेल में उनका क्या रुतबा है, उनकी क्या जगह है। डॉन ब्रैडमैन का भी एक रिकॉर्ड है, वो भी शुभमन गिल तोड़ सकते हैं, और वो रिकॉर्ड है एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड। इसमें कहानी ये है कि डॉन ब्रैडमैन ने 1936 की एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी जो है वो शुभमन गिल को 226 रन और बनाने हैं, और अभी उनके पास 6 पारियां हैं, क्योंकि 3 टेस्ट मैच बाकी है। अगर 6 पारियों में वो 226 रन बना लेते हैं तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक कप्तान के तौर पर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 88 साल पुराना डॉन ब्रैडमैन का, वो भी अब टूट सकता है, जो शुभमन गिल के रडार में है, शुभमन गिल की रीच में है। जिस तरह से वो रन्स कर रहे हैं, जडेजा ने तो कह दिया कि लगता है वो आउट ही नहीं होगा, और वो वाक्य ऐसा था कि उस पर लोग उस वक्त तो हंसे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वाकई जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं
वो बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है। शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और जब ये सीरीज शुरू हुई थी, जब उनको कप्तानी, बल्कि थोड़ा और पहले चलते हैं, जब उनको कप्तानी सौंपी गई, इस टीम में केएल राहुल थे, इस टीम में रविंद्र जडेजा थे, इस टीम में जसप्रीत बुमराह थे। बुमराह तो खैर चलिए आप कह सकते हैं कि उनके साथ फिटनेस के कंसर्न है, वर्कलोड का ऐसा चक्कर फंसा हुआ है कि आप उनको हर टेस्ट मैच खिला ही नहीं सकते, तो उनको कप्तान कैसे बनाएंगे। लेकिन केएल राहुल आपके लिए कम से कम इस साइकिल में, यानी ये जो 2 साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, इसमें कप्तानी संभाल सकते थे। रविंद्र जडेजा को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन दी किसको गई? शुभमन गिल को। और उन्होंने ये पूछा, जब उनसे कप्तानी उनको ऑफर की गई तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी बोर्ड की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उनसे कहा गया कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जाइए, आप जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, उसको आप इंजॉय कीजिए। सौरव गांगुली ने कुछ बात कही है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। मैंने अब तक उन्हें बल्लेबाजी करते हुए जो भी देखा है, ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और मैं इससे हैरान नहीं हूं। वो अभी कप्तान बने हैं, ये हनीमून पीरियड है, लेकिन समय के साथ उन पर और दबाव बढ़ेगा। अगले 3 टेस्ट मैचों में ये दबाव और बढ़ेगा। दादा जानते हैं, दादा की कप्तानी हम सब ने देखी है और दादा की कप्तानी बड़ी क्रूशियल कई मायनों में है। सौरव गांगुली की कप्तानी का जो सबसे पहला, जो अक्सर लोग चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं कि साहब विदेश में जाके आंख में आंख डाल के खेलना सिखाया, विदेश में जाके जीतना सिखाया, अपनी टीम में कह सकते हैं आपकी जो टैलेंट था उनको खोजना और उनको अपने काबू में रखना, उनसे बेस्ट परफॉर्म कराना, ये सब कुछ सौरव गांगुली के क्रेडिट में जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, सौरव गांगुली को कप्तान बनाया कब गया था? सौरव गांगुली को कप्तान तब बनाया गया था जब भारतीय क्रिकेट टीम में आया था भूचाल मैच फिक्सिंग का। उसके तुरंत बाद सौरव गांगुली आए थे और उस बड़े भूचाल से, उस बड़े बवंडर से निकालकर भारतीय क्रिकेट को वापस सुर्खियों में लाना, भारतीय क्रिकेट को वापस उसमें फैंस का वो भरोसा जताना, ये सब कुछ काम किया है सौरव गांगुली ने। तो उनकी कहानी अलग है। उनके कहने का आशय ये कि अभी इस तरह से शुभमन गिल पर कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फैंस जो है उन पर भरोसा करते जाएंगे, वैसे वैसे वो दबाव बढ़ेगा और वो दबाव हार के साथ और 2 गुना हो जाएगा। अगर आप हारेंगे तो फिर वो आपको वो शोल्डर पर अपने उन दबाव को भी लेना होगा। तो ये दादा की स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से शुभमन गिल समझ भी रहे होंगे इस बात को कि किस तरीके से उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जीत और हार दोनों ही सूरत में आपको अपने परफॉर्मेंस पर बहुत फोकस करना है, आपको अपनी जो टीम है उसकी तालमेल पर बहुत फोकस करना है। यही सब एक अच्छे लीडर की पहचान भी होती है। और पिछले मैच में खासतौर पर दूसरी पारी में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जब वो तेज गति से रन बना रहे थे, तो वहां ये भी समझ में आया कि उनके लिए भी वो जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं वो बाद में आते हैं। पहले टीम के लिए टीम का जो रिजल्ट है वो आता है। ये चीज़ रोहित शर्मा से प्रॉबेबली उन्होंने सीखी होगी। जिस तरह से रोहित शर्मा लगातार अपनी कप्तानी में आपने देखा होगा, लिमिटेड ओवर्स में वो 40 रन पर होते थे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक और हाफ सेंचुरी बना लूं, या वो 70 क्रॉस करने के बाद जब वो बैट्समैन इस माइंडसेट में जाता है कि अब मैं शतक की सोचूंगा, वो नहीं सोचते थे। उनको ये लगता था कि मेरे शतक या मेरे अर्धशतक से कुछ नहीं होना, टीम की जीत या हार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते थे कि वर्ल्ड कप में 5 शतक थे मेरे, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं था, जब 19 में 2019 वाले वर्ल्ड कप की बात है। लिहाजा टीम का नतीजा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात शुभमन गिल की कप्तानी में एज अ प्लेयर तो उनको पता नहीं कब समझ में आया होगा, कब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने इस चीज को शुरू से ही अपने अंदर इनकलकेट किया है, अपने अंदर डाला है कि भाई मुझे टीम के रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करना है, इसकी बजाय कि मैं अपने पर्सनल माइलस्टोन पर जाऊं। पर्सनल माइलस्टोन अपने आप बनते जाएंगे जब टीम का रिजल्ट अच्छा होगा। अब बात क्रेडिट की हो रही है, युवराज सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही और आज कई जगहों पर मैंने पढ़ा, सुबह अखबारों में भी पढ़ा और सोशल मीडिया में भी उस पर काफ़ी चर्चा है। उनका ये कहना है कि भाई अगर टीम जीतती है, कप्तान को, खिलाड़ियों को क्रेडिट मिलता है, तो कोच को और सेलेक्टर को भी मिलना चाहिए। उनका बयान आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसकी पूरी कहानी भी समझाएंगे। टेस्ट कप्तान का मतलब यही होता है कि टीम में बेस्ट बनना, उन्होंने वो करके दिखाया है। कप्तानी अच्छी की है और मुझे विश्वास है कि उतना ही क्रेडिट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी दिया जाना चाहिए, जिन्होंने ये टीम बनाई और गिल को जिम्मेदारी दी। और आगे जाकर मैं चाहता हूं कि भारत सीरीज जीते। उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे, हमारी टीम और मजबूत होगी। उम्मीद है कि भारत अगला टेस्ट मैच भी जीते। तो ये युवराज सिंह का कहना है। युवराज सिंह बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। अभी हमने देखा किस तरीके से उनके सोशल मीडिया में, मैंने देखा अभी सचिन तेंदुलकर उनके उस
इनिशिएटिव से जुड़े जो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए करते हैं। यूवी कैन के नाम से उनका जो एक उनकी संस्था है, और ये संस्था उन्होंने तब बनाई थी जब उनको खुद कैंसर का सामना करना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब हम लोगों ने देखा अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान किस तरह से वो मैदान के बीच में बैठ गए थे, उन्हें खांसियां आ रही थीं। उसके बाद जब चेकअप हुआ तो पता चला कि कुछ गंभीर है। क्या गंभीर है ये बाद में पता चला, लेकिन ये तो पता चल गया था कुछ गंभीर है। लेकिन युवराज सिंह, हेड्स ऑफ टू हिम, उन्होंने कहा नहीं, अब जो भी गंभीर है वो बाद में देखा जाएगा, अभी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और मुझे सेमीफाइनल खेलना है। तो सेमीफाइनल खेले, मोहाली में पाकिस्तान को हराया, और फिर वो ऐतिहासिक, कौन भूल सकता है, भारतीय टीम ने जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती। मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे भाई युवराज सिंह, और जिस तरह से उस सीरीज में परफॉर्म उन्होंने किया था, मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट एक टीम गेम है, ये सिंगल हैंडेडली नहीं जीता जाता, लेकिन इसमें अपवाद होते हैं। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारा आपको दिखाई देगा कंट्रीब्यूशन युवराज सिंह का एज एन ऑलराउंडर, जहां पर उन्होंने विकेटें भी ली थी और रन भी बनाकर दिए थे। तो उनकी संस्था है, जब वो ठीक हुए, ठीक होकर आए, वापस क्रिकेट खेले, और उस पूरी प्रोसेस में, कैंसर से जो उनकी लड़ाई रही, उस प्रोसेस में जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, उसको कैसे वो उससे और अवेयर कर सकें लोगों को, कैसे वो इस लड़ाई के प्रति लोगों को और हिम्मती बना सकें, इसके लिए उन्होंने वो संस्था बनाई। जिसके संस्था के उस किसी कार्यक्रम में मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर भी गए हुए थे, और उन्होंने बड़ी तारीफ की युवराज सिंह के इस प्रयास की। उन्होंने लिखा कि वो लड़ाई जो तुमने अकेले लड़ी थी, उसको तुमने कैसे दूसरों के लिए आसान करने का सोचा है। तो बड़ी इमोशनल चीज़ें होती हैं, बड़ी इस तरह की, जो जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो जाता है और अपने लिए कुछ, अपने जो उसकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ रही हैं, उससे बाहर आने के बाद वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो युवराज सिंह का कहना यही है कि भाई जीते तो बड़ी अच्छी बात है, और कप्तान को दीजिए आप, बढ़िया तारीफ कीजिए उसकी, लेकिन उस खिलाड़ी को जो टीम का कोच है यानी गौतम गंभीर, और उन्हें जो टीम के इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं यानी अजीत अगरकर, उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। खैर, अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम में क्रेडिट की लड़ाई होती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सितांशु कोटक आए थे, जो बैटिंग कोच है, उनसे पूछा गया कि भाई ये जो भारतीय टीम ढेर सारे रन बना रही है, 1849 रन बना चुकी है, इसका क्रेडिट आप लेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बैट्समैन, बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, इसका क्रेडिट उन्हीं के पास रहने दीजिए। अच्छी बात है, स्वस्थ माहौल है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब शो को वाइंड अप करते हैं और इंतजार करते हैं भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम पहुंचे लॉर्ड्स के मैदान में, उस ऐतिहासिक मैदान में जहां पर बड़ी यादें हैं भारतीय टीम की। भाई 1983 का वर्ल्ड कप कौन भूलेगा, जहां कपिल देव ने इसी बालकनी में लॉर्ड्स की वो अपना कप उठाया था जब वेस्ट इंडीज़ को हराया था भारतीय टीम ने। या फिर कौन भूलेगा वो सौरव गांगुली के, जिनका अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो हवा में टी शर्ट लहराना लॉर्ड्स की ही बालकनी थी। तो इस मैदान में भले ही इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स बेहतर हैं भारत से टेस्ट मैचेस में, लेकिन भारत की जो क्रिकेट है उसमें इस मैदान ने जो कुछ दिया है, बड़ा लकी मैदान है भारत के लिए। और अगर ये सीरीज़ भारतीय टीम को जीतनी है, उस पर जो उसकी मंजिल है, जो उसकी चाहत है, तो ये टेस्ट मैच बहुत क्रूशियल रहने वाला है। रहेगी हमारी टेस्ट मैच पर नज़र, टॉस पर नज़र, प्लेइंग 11 जैसे ही आएगा, ये सब कुछ आपको स्पोर्ट्स लाइन पर मिलेगा। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियोज़ में, शॉर्ट्स के जरिए हम हर एक खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी इस शो पर इतना ही। आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।